तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। देखिए, आज से आपकी जो कि है ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एनर्जी कंजर्वेशन की। ठीक है, आज से आपका एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है और आज से आपको जो कि है एक दिन में 2 वीडियो लेक्चर मिलेंगे। एक वीडियो लेक्चर आपका सुबह आएगा और एक वीडियो लेक्चर आपको शाम को मिलेगा। ठीक, तो देखिए आप लोगों के लिए जो कि इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप लोग भी जो कि है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके और वो भी आसानी से पास हो सके। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड और लेसन थर्ड। इसके बाद जो कि है हम आपके कितने 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, आपके देखिए एनर्जी कंजर्वेशन में टोटल आपके 10 लेसन है। टोटल आपके 10 लेसन हैं और आपके 10 लेसन जी की जो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, आपके 4 वीडियो लेक्चर आएंगे एनर्जी कंजर्वेशन के, उसी में आपके 10 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे और साथ ही आपको 350 MCQ टाइप क्वेश्चन भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, 350 MCQ टाइप क्वेश्चन, 10 लेसन और केवल 4 वीडियो लेक्चर में। ठीक, तो अगर एक वीडियो लेक्चर आपका 1 घंटे का भी होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 4 घंटे में आपके जो कि है पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर से बने रहें। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में से आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, क्योंकि जो कि है MCQ टाइप क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन में काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊर्जा के मूल्य तत्व, बेसिक ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमारा पहला लेसन कौन सा है? एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, पहला हमारा लेसन है ऊर्जा के मूल्य तत्व, दूसरा हमारा लेसन है ऊर्जा संरक्षण तथा EC एक्ट 2001 और तीसरा हमारा लेसन है विद्युतीय प्रदाय प्रणाली एवं मोटर्स। ठीक है, देखिए पहला लेसन हम पढ़ेंगे। पहले लेसन में सबसे पहले जानेंगे ऊर्जा की परिभाषा। आपकी ऊर्जा होता क्या है, इसको हम सबसे पहले जानते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, सभी लोगों को जो कि है पता है इतनी परिभाषा तो, कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें आगे देखेंगे हम ऊर्जा को जूल, न्यूटन प्रति मीटर, वॉट प्रति सेकंड आदि इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऊष्मा, प्रकाश तथा ध्वनि के रूप में ऊर्जा की अनुभूति होती है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के प्रभाव से मानव की ऊर्जा ज़रूरतें दिन प्रतिदिन या इतनी बढ़ गई हैं कि ऊर्जा का महत्व सर्वाधिक हो गया है। देखिए, दिन पर दिन जो कि है मानव की ऊर्जा का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और ऊर्जा उत्पन्न होती है कम। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और दूसरा होता है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। सबसे पहले हम जानेंगे अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। देखिए, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपके होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं कोयला, ठीक, और हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम संसाधन। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम संसाधन, कोयले के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, कोयला क्या होता है, कोयला हमको कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में हम जानते हैं। लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले अनूप वनों के पृथ्वी में गहरे दबने तथा उच्चतर अंदरूनी तापमान की दशाओं में चट्टानीय पदार्थ कोयले का निर्माण हुआ। देखिए, आपके 30 करोड़ वर्ष पहले जो आपके पेड़ पौधे वन वगैरह आपके पृथ्वी में दब गए थे और उनमें उचित तापमान, अंदरूनी तापमान के कारण, ठीक, वह चट्टानीय पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो गए। तो उससे जो कि है हमें कोयले का निर्माण हुआ है। इसके बाद देखिए आपको इसमें पढ़ना है यहाँ पर कि कोयले में कार्बन की मात्रा। तो देखिए, पीट प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 27%। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 28 से 30%। इसके बाद बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 78 से 86 और आपका एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 94 से 98%। देखिए, वायु की उपस्थिति में कोयले की 1270 और आपका 1675 केल्विन ताप पर गर्म करके कोलतार, आपका कोल गैस, अमोनिया तथा कोक आदि गैसों का या आदि पदार्थों का जो कि है निर्माण होता है। इसके बाद हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम गैस। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम गैस क्या होता है? जीव जंतुओं के गहरे भूमि में गर्म में तथा तब से उच्च अंदरूनी तापमान में रहने के चलते ऐसे जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ है। देखिए, कोयले का निर्माण हमारा कैसे हुआ है? आपके जो वन और पेड़ पौधे हैं उनकी ज़मीन में कई वर्षों पहले दबने के कारण हुआ है। और आपका देखिए हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम गैस का निर्माण हुआ है आपके जीव जंतुओं से। ठीक, जीव जंतुओं के कई करोड़ों साल पहले आपके जो भूमि में दब गए थे और अंदरूनी तापमान के कारण, ठीक, उनमें क्रियाएं हुई कुछ
उससे हमें जो कि है जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ है। ये मुख्यतः अवसादी परतों में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आपके हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम गैस कैसे प्राप्त होती है, तो अवसादी परतों के रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक पेट्रोलियम को अपरिकृष्ट या कच्चा तेल भी कहते हैं। हम प्राकृतिक पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? कच्चा तेल भी कहते हैं। ऊर्जा स्रोत में तेल या पेट्रोलियम उत्पादन का सर्वाधिक योगदान 35% है। समस्त पेट्रोलियम के भंडार का 2/3 भाग विश्व के मध्य पूर्व देशों के पास है तथा शेष अमेरिका और रूस के पास है। आपका देखिए, आपका जो पेट्रोलियम तेल का उत्पादन का सर्वाधिक योगदान 35% है। समस्त पेट्रोलियम के भंडार का 2/3 समस्त पेट्रोलियम का 2/3 भाग विश्व के मध्य पूर्व देश के पास है और बाकी की अमेरिका और रूस के पास है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम जानेंगे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, बायोमास, हाइड्रोजन ऊर्जा और आपका भूतापीय ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा। इन सभी के बारे में डिटेल से आप लोग नोट्स से पढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको जो कि है कल या परसों में टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे नोट्स एनर्जी कंजर्वेशन के, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। और देखिए आपको बता दें, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल 3 सब्जेक्ट जो कि है आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, EEE और कम्युनिकेशन स्किल 3 सब्जेक्ट जो कि आपके बचे हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट जो आपके बचे हुए हैं आपके 6 से 7 एक हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं ठीक कि आपकी वनडे सीरीज चलाई जाए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताएं, तो हम वनडे सीरीज भी जो कि है स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में ये सब जो कि है डिटेल से लिखा हुआ है। ठीक, बायोगैस, सौर ऊर्जा, इसके बाद आपकी है जो कि है पवन ऊर्जा, जल शक्ति, ठीक, बायोमास। तो इन सभी को जो कि है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा नोट से। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं सौर ऊर्जा क्या होता है। देखिए सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो हमको सीधा सूर्य से प्राप्त होती है। सीधी बात, सौर ऊर्जा हम उसको कहते हैं जो हमको डायरेक्ट सूर्य से प्राप्त हो, उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा कई इकाई रूप में देखने को मिलती है। ठीक, यह सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप है पवन ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा, समुद्री लहर ऊर्जा और जीवाश्म ऊर्जा और हाइड्रो ऊर्जा। ठीक, तो ये सभी क्या है? सौर ऊर्जा के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए, अतः सौर ऊर्जा सभी प्रकार के ऊर्जाओं की जननी है। सौर ऊर्जा का दोहन करने वाली विभिन्न प्रकार की युक्ति निम्नलिखित है। मतलब कि सौर ऊर्जा की मदद से हम अपने जो दैनिक जीवन के कार्य करते हैं वो किस किस विधि के द्वारा करते हैं। देखिए सौर ऊर्जा कुकर से हम क्या करते हैं? खाना पकाते हैं। सौर जल हीटर से हम क्या करते हैं? जल को गर्म करते हैं। सौर शोषक, ठीक, सोलर ड्रायर, और आपका देखिए सौर ऊर्जा आसवन इकाई, सोलर डिस्टिलेशन यूनिट। ठीक है, इन सभी के बारे में भी जो कि है डिटेल से आप नोट से ही पढ़ेंगे। इन सभी देखिए बड़ी बाकायदा से आपको अच्छे से सभी के बारे में डिटेल से समझाया गया है। आपको केवल एक बार पढ़ना है, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है, आपको एक बार में जो कि है याद हो जाएगा। देखिए इसके बाद हम जानते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखिए कन्वर्शनल एनर्जी रिसोर्स, ठीक, क्या है? आपके ऊर्जा के वे स्रोत जो वर्तमान समय में ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक, ऊर्जा के वे स्रोत जो वर्तमान समय में ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं और जो मूल रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं। मतलब कि आप सीधा कह सकते हैं कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में पाए जाते हैं और मूल रूप से आपके जो कि है वर्तमान समय में ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत के हम देखिए उदाहरण पढ़ लेते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि। इसके बाद आता है आपके नॉन कन्वर्शनल एनर्जी रिसोर्स। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? वे प्राकृतिक स्रोत जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं उन्हें और जिनका उपयोग बार बार विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। मतलब कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। अपरंपरागत अगर आपके ऊर्जा स्रोत के उदाहरण पूछ ले MCQ टाइप क्वेश्चन में, तो देखिए इसके हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और वायु ऊर्जा। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या है? अपरंपरागत ऊर्जा के सोर्स हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपका है भारत में ऊर्जा का भविष्य। देखिए भारत में सबसे अधिक ऊर्जा कोयले से बनती है। लगभग 55% ऊर्जा का उत्पादन कोयले से होता है। देखिए इसके बाद क्या है? ऊर्जा आपूर्ति भारत में कोयले। ठीक, तो कोयले के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत के पास कोयले का विशाल भंडार है। लगभग 84.396 मिलियन टन
निकालने योग्य कोयला 2003 में था, ठीक 2003 में था। अब तो जो कि इसकी मात्रा थोड़ी कम हो गई है। यह दुनिया के भंडार का लगभग 86% है। भारत दुनिया में कोयले और लिग्नाइट का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। कोयले का उत्पादन ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या झारखंड, ठीक इन सभी जो कि है प्रदेशों में होता है। अगर आपसे पूछ ले भारत में कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आपका आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ठीक है। इसके बाद आपका आता है तेल आपूर्ति। तेल आपूर्ति क्या है? भारत के कुल ऊर्जा खपत में तेल की हिस्सेदारी लगभग 36% है। आज भारत दुनिया के शीर्ष 10 मतलब जो आपके टॉप 10 है तेल उत्पादन करने वाले देश, उनमें शामिल हो चुका है, ठीक। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति क्या है? देश में ऊर्जा की खपत में प्राकृतिक गैस की खपत लगभग 8.6% है, ठीक है। प्राकृतिक गैस की मौजूदा मांग कितनी है? 67 MCMD की उपलब्धता के मुकाबले लगभग 96 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन, ठीक है, MCMD है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ऊर्जा संरक्षण तथा EC एक्ट 2001। ये आपका लेसन सेकंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आपका जो कि ये लेसन सेकंड स्टार्ट हो चुका है ऊर्जा संरक्षण। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। सबसे पहले आप आसान भाषा में समझें, ऊर्जा को बचाना या ऊर्जा को इकट्ठा करना, ऊर्जा को बचाना या ऊर्जा को कम खर्च करना, ये सब जो कि है कैसे किया जाए, इसके अंतर्गत आपके आते हैं ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य है ऊर्जा का सुरक्षित रखने वाले कार्यों से है। ऊर्जा को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं या फिर ऊर्जा को कम से कम खर्च कैसे कर सकते हैं, ये सभी आपके ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसके बाद हम जानेंगे ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत सरकार के प्रयास, क्या क्या भारत सरकार ने प्रयास किए हैं ऊर्जा संरक्षण करने के लिए, ठीक है। देश का विकास ऊर्जा पर निर्भर होता है, ठीक, निर्भर करता है। प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा विकास की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों का उल्लेख निम्नलिखित है। मतलब कि भारत सरकार ने जो नीतियाँ अपनाई गई हैं उनका जो निम्न प्रकार की ऊर्जा संरक्षण दिवस भारत सरकार ने जो किया बनाया है, जो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। अगर आपसे पूछ ले MCQ टाइप क्वेश्चन में कि निम्न में से ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को, ठीक। इसके बाद दूसरी आपकी भारत सरकार द्वारा योजना है क्या? संशोधित मेगा पावर नीति। तीसरी आपकी है सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। चौथा आपका है शहरी उपयोगों के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। पांचवा आपका है शहरी कचरे से ऊर्जा प्राप्ति की परियोजना। छठवां है आपका बायोमास गैस निर्माता तंत्र। सातवां है लघु पवन ऊर्जा और आठवां आपका है बायोमास गैस आधारित। इसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट आता है कि ऊर्जा प्रावधान क्या होता है? ऊर्जा प्रावधान के अंतर्गत उन ऊर्जा संशोधन को जो कि न्यूनतम वृद्धिशीलता लागत वाले हैं, कुशल पूर्वक उपयोग लाने के लिए उपयोग आते हैं, ठीक, करने के लिए उपयोग आते हैं। इसके बाद ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता, मतलब कि हमको ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा बचाने की क्या आवश्यकता है, ठीक, ऊर्जा को सुरक्षित रखने की हमें क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए हमारी ऊर्जा के उपयोग की दर ऊर्जा की उत्पादन दर से अधिक है। देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है कम और आपकी आपका खर्च होता है ज़्यादा, ठीक। तो ऊर्जा की उपयोग की दर ऊर्जा की उत्पन्न दर से अधिक है, ठीक है। उपयोग ज़्यादा होती है और आपकी उत्पन्न होती है क्या? कम। देखिए हमारे मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या क्या है? कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस आदि को बनाने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक। इन सभी को जो कि ये बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं और जो हमें इसको जो कि ये बगैर फालतू में भी खर्च करते ही रहते हैं। हमारे ऊर्जा स्रोत सीमित हैं, ठीक, हमारे ऊर्जा स्रोत हैं जो कि ये सीमित है। भारतवर्ष के पास दुनिया का ऊर्जा स्रोत कितना है? 1% है। केवल भारत के पास 1% हिस्सा है ऊर्जा स्रोत का, ठीक, जबकि इसकी आबादी दुनिया की 16% है। मतलब भारत की आबादी कितनी है? दुनिया की 16% है। ऊर्जा स्रोत कितने हैं? 1% है। अधिकतर प्रयोग में लाने वाले ऊर्जा स्रोत को पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, ठीक। ऐसे मतलब कि आधे से ज़्यादा आपके ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, जैसे कि आपके कोयला है, ठीक। कोयला को एक बार हम अगर उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा जो कि उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। चौथा आपका है
ऊर्जा संरक्षण के द्वारा हम अपने देश के लिए काफ़ी पूंजी बचा सकते हैं, बचाते हैं। इसके बाद देखिए वाहनों में हम ऊर्जा सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, अब आपको सरल भाषा में समझाएंगे, ठीक है, डिटेल से, जो कि आपको पढ़ाएंगे नहीं। वाहनों में पहिए को समुचित गोल बनाकर, मतलब कि वाहनों के जो पहिए हैं आपके समुचित गोल हो, ठीक। वाहनों के नियमित मतलब मेंटेनेंस करके, नियमित रूप से बैटरी, डायनेमो, फैन बेल, ठीक, आपके साइलेंसर आदि की जांच करते हैं। मतलब आपके वाहन की आपको देख रेख अच्छे से करनी है, ठीक। देखिए भार ढोने के लिए रिक्शे का उपयोग करें, ना कि आप वाहन का, ठीक। बहुत से आपने देखा होगा कि जो भार ढोने के लिए भी जो कि है वाहन का उपयोग करते हैं, लेकिन रिक्शे का उपयोग हमको करना चाहिए। कम दूरी करने के लिए आप पैदल जाएं, ठीक, वाहन न निकालें बाहर। पाँचवा आपका है कि जब वाहन को कहीं रोके तो इंजन को बंद कर ले। देखिए आप अगर वाहन को कहीं पर भी रोकते हैं या खड़े होते हैं 1 या 2 मिनट, तो जो कि आप इंजन को बंद कर लें, ताकि आपकी जो कि ये पेट्रोल फालतू में खर्च ना हो, ठीक। देखिए हमको वाहनों में ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है, ऐसे काम करना है जिससे कि आपके वाहन में ऊर्जा को बचाया जा सके, मतलब कि पेट्रोल को बचाया जा सके, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्या है, कार्यखारों में ऊर्जा संरक्षण। कार्यालयों में ऊर्जा संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, आपके बगैर फालतू में चल रहे पंखे, लाइट, इन सभी को बंद कर दे, ठीक। आप कम से कम जो कि ये बिजली का खर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करें। अपने कार्यालय में ऐसी व्यवस्था रखें जैसे कि जिससे कि आपका बाहर की हवा अंदर आ जा सके, ठीक। एसी का कम से कम उपयोग करें, आप पंखे ज़्यादा चलाएं, ठीक। और पंखे का भी उपयोग तब करें जब आपको महसूस हो गर्मी। इसके बाद छठवां हमारा है आवासीय विद्युत संरक्षण। आवासीय विद्युत संरक्षण में क्या करेंगे, हमको ऐसे साधन बनाना है जिससे कि हमारी बिजली जो कि कम खर्च हो। तो देखिए इमारतों में प्राकृतिक प्रकाश का पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए, मतलब कि इमारतों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि आपका प्राकृतिक प्रकाश आसानी से अंदर आ सके। कृत्रिम प्रकाश का उपयोग कम से कम करना चाहिए, मतलब कि हमको लाइट, बिजली, ये इन सब का उपयोग जो कि कम से कम करना चाहिए। इसी प्रकार के आपके और भी उपयोग हैं इसमें। इसके बाद देखिए हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण एक्ट। देखिए अगर आपको इन सभी के बारे में भी डिटेल से पढ़ना है तो आप भी जो कि वीडियो पूरी देखें, और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऊर्जा संरक्षण एक्ट क्या है, ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता को समझते हुए बहुत से देशों में सरकारी तथा निजी कारखानों के सर्वेक्षण के आधार पर ऊर्जा संरक्षण एक्ट का गठन किया गया है। इस एक्ट के आधार पर BEE का गठन किया गया है और सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण का अध्ययन करना है, ठीक। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में होने वाली रिसर्च तथा आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध सुविधा प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए तीसरा आपका आता है ऊर्जा का प्रयोग करने वाले उपकरणों की दक्षता का समय समय पर अध्ययन करना या जांच करना है। या चौथा आपका है उपकरणों का ऊर्जा संरक्षण का डिस्प्ले होना। पांचवा आपका आता है इनएफिशिएंट उपकरणों को बंद करना, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001, ठीक है। ये क्या है, देखिए आज मानव जाति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा पर निर्भर है। दैनिक जीवन में बल्ब, लाइट, फ्रिज, टीवी, कार, ट्रेन, जहाज आदि को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें प्राकृतिक या गैर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, देखिए इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। इस एक्ट के तहत एक ब्यूरो की स्थापना की गई जिसको इसके बाद देखिए तीसरा आपका है इस ब्यूरो का प्रधान कार्यालय दिल्ली होगा, जिससे सभी राज्यों के संपर्क करने में जो कि ये आसानी होगी और सुविधा होगी। चौथा आपका है ब्यूरो का प्रधान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को जो कि ये नियुक्त किया गया, बनाया गया है। पांचवा आपका है ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं को मजबूती करना, ठीक, मजबूत करना। इसके बाद आपके आते हैं ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2010 का वर्णन करो, ठीक। केंद्रीय सरकार नामित उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत प्रमाण जारी कर सकती है, ठीक। दूसरा आपका है निर्धारिकरण मानदंडों और मानकों का पालन करने के लिए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र खरीदने के हकदार होंगे। मतलब कि इसमें आपके 2010 में ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2010 आपके जो कि है बड़े बड़े व्यापारी वगैरह के लिए बनाया गया है, ठीक। केंद्र सरकार ब्यूरो के परामर्श से प्रति मीट्रिक टन तेल की खपत ऊर्जा के बराबर मूल्य निर्धारित कर सकती है, ठीक। ECBC के अंतर्गत वे वाणिज्यिक के भवन आएंगे जो 100 किलोवाट या आपके 12 kVA और उससे अधिक की मांग से जुड़े हैं, ठीक। ऐसे भवन जो कि आपके 100 किलोवाट से ज़्यादा की आपकी बिजली की ज़रूरत को मांगते हैं, उस प्रकार के जो कि है भवन आपके इसके अंतर्गत आते हैं ऊर्जा एक्ट 2001 के अंतर्गत, ठीक है।
ऊर्जा दक्षता क्या है? ऊर्जा दक्षता के बारे में हम जान लेते हैं। ऊर्जा दक्षता एक लक्ष्य है जो दैनिक जीवन में और कारखानों आदि में लगने वाली ऊर्जा को कम करने और पूरी तरह से सही उपयोग करने का है। ठीक, इसमें इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करते हैं कि जिससे अधिक ऊर्जा व्यय ना हो और तापमान अधिक ना हो। उससे वातावरण का तापमान भी नहीं बढ़ेगा और क्या है, ऊर्जा का सही उपयोग भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका लेसन थर्ड स्टार्ट हो चुका है। ठीक, लेसन हमारा थर्ड आ चुका है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स, विद्युत सप्लाई सिस्टम के प्रकार। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, विद्युत सप्लाई सिस्टम के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर को पावर सब स्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने के माध्यम को हम क्या कहते हैं, विद्युत सप्लाई सिस्टम कहते हैं। आपके इलेक्ट्रिकल पावर को पावर सब स्टेशन से, मतलब कि जहां पर आपकी विद्युत ऊर्जा बन रही है वहां से उपभोक्ता तक, यूजर तक पहुंचाना मतलब जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है उसको हम कहते हैं विद्युत सप्लाई सिस्टम कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एसी तथा डीसी सप्लाई, और दूसरा आपका होता है ओवरहेड एंड आपका अंडरग्राउंड सप्लाई। इन दोनों के बारे में जो कि हमने आपको डिटेल से पढ़ा है ट्रांसमिशन में। ठीक, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा किसमें, ट्रांसमिशन में हमने आपको पढ़ाया है। अब देखिए इसके आगे हम पढ़ते हैं विद्युत सप्लाई सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, जिन 3 प्रकार से मिलकर बने होते हैं। पहला आपका होता है पावर स्टेशन, दूसरा आपका होता है संचरण लाइन, और तीसरा आपका होता है वितरण सिस्टम। आपका पहला होता है पावर स्टेशन, दूसरा होता है आपका ट्रांसमिशन लाइन, और तीसरा आपको होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, तो आपके 3 प्रकार से मिलाकर आपका बनता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसी पावर सप्लाई सिस्टम सिंगल लाइन। ठीक, एसी पावर सप्लाई सिस्टम का एकल आरेख क्या है, जैसा कि आपको जो टीडीपी में सेम बना था, एसी पावर सप्लाई सिस्टम का एकल आरेख क्या है, आपको जो हमने सिंगल लाइन डायग्राम बताया था ट्रांसमिशन में। ठीक, जो सिंगल लाइन डायग्राम आपको समझाया गया था वही सेम चित्र इसमें बनेगा आपका। ठीक, वही सेम चित्र आपका जो कि है इसमें बनेगा, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए टीडीपी में हमने आपको जो ये चित्र वाला बताया था, ये ठीक सिंगल लाइन डायग्राम का जो चित्र बताया था हमने आपको, सेम यही डायग्राम आपका जो कि है इसमें बनेगा। ठीक, सेम यही डायग्राम आपका इसमें बनेगा, हम इसकी फ़ोटो डाल देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, ठीक, इसके बाद देखिए तीसरा आपका है लॉस इन इलेक्ट्रिकल पावर सब स्टेशन, विद्युत वितरण में हानियाँ। देखिए विद्युत वितरण में हानियाँ क्या क्या हैं, वितरण तंत्र में होने वाली हानियों की पूरी तंत्र में होने वाली पावर हानि होती है। ठीक, विद्युत तंत्र में होने वाली हानि क्या होती है, विद्युत तंत्र में होने वाली हानि ही पूरे तंत्र में होने वाली हानि होती है। ठीक, इसमें अधिकतर हानि प्राथमिक तथा द्वितीयक वितरण तंत्र से होती है। तीसरा आपका टेक्निकल इलेक्ट्रिकल पावर लॉसेस, तकनीकी विद्युत पावर हानियाँ क्या होती हैं, वितरण लाइन में उपयंत्र तथा तार के द्वारा लॉसेस होता है। ठीक, इस प्रकार की हानि को टेक्निकल इलेक्ट्रिकल पावर लॉसेस कहते हैं। तकनीकी विद्युत हानि को दो भागों में जो कि है वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद देखिए चौथा आपका पॉइंट आता है, पहला देखिए आपकी जो कि है टेक्निकल लॉसेस आपके 2 तरह के होते हैं। पहला आपका होता है फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस और दूसरा होता है वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस। फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस में हम पढ़ते हैं यह हानियाँ कुल विद्युत हानियों की 1/4 से 1/3 होती है। यह ज़्यादातर ऊष्मा व आवाज़ के रूप में जो कि उत्पन्न होती है जब ट्रांसफार्मर को ऑन किया जाता है। जब जो कि आपकी फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस उत्पन्न होते हैं, यह निम्न बात पर निर्भर करती है। आपके जो फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस हैं ये निम्न बात पर जो कि निर्भर करते हैं। पहला आपका है लीकेज करंट लॉसेस, दूसरा ओपन सर्किट लॉसेस, कोरोना लॉसेस और परावैद्युत लॉसेस। दूसरा आपका आता है वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस। क्या होता है, यह हानि कुल विद्युत हानि की 2/3 और आपके 3/4 होती है। इस प्रकार की हानि होने के कारण लाइन की प्रतिबाधा और प्रतिरोध तथा जूल ऊष्मा हानि होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे, अगला आपका आता है टॉपिक क्या, अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल बिल। आपका देखिए पहला आता है टैरिफ। ठीक, टैरिफ को जो कि आपको ज़रूर से समझने की आवश्यकता है, आपको आगे तक काम में आएगा। देखिए टैरिफ क्या होता है, टैरिफ लागू करने का मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन में व्यय किए गए धन का विद्युत उपभोक्ताओं से वसूली करना। मतलब कि एक तरह से टैरिफ का सीधा मतलब है आपसे किसी भी तरह का टैक्स लिया जाना। ठीक, टैरिफ का मतलब है आपके किसी भी तरह का जो कि बिजली का टैक्स लिया जा रहा है आप लोगों से, इसका मतलब है क्या, टैरिफ। ताकि ठीक वसूली करना, ताकि
समय उपरांत मतलब कुछ समय के बाद नवीन बिजली घर का निर्माण किया जा सके। देखिए आपसे जो कि है टैरिफ किस लिए लिया जाता है, आपसे टैरिफ लिया जाता है ताकि आपके कुछ समय बाद आपके नए पावर स्टेशन का जो कि पावर स्टेशन का निर्माण किया जा सके। टैरिफ में भी दो प्रकार के चार्ज होते हैं। आपका पहला होता है एनुअल फिक्स चार्जेस। ठीक, एनुअल फिक्स चार्जेस क्या होता है, इसके अंतर्गत मूलधन जैसे विद्युत के उत्पादन, ठीक, संचरण, वितरण, मापन आदि के लिए प्रयुक्त मशीन उपकरण, उच्च पदाधिकारियों के वेतन आदि आते हैं। ठीक, एनुअल फिक्स चार्ज के अंतर्गत आपके इन सभी को जो पेमेंट दी जाती है, ठीक, या खर्च होते हैं वो सभी आपके आते हैं। आपका दूसरा होता है बी ऑप्शन, क्या है आपका बी है एनुअल ऑपरेटिंग चार्ज। आपको देखिए एनुअल ऑपरेटिंग चार्ज के अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत शक्ति प्रणाली में प्रचालित कीमत जैसे ईंधन, जल, तेल, शीतलक, स्नेहक प्रणाली में मरम्मत, देखभाल, ठीक, आपका तथा टैक्स, इंट्रेंस, ये सभी में जो आपके खर्च होते हैं पैसे, वो सभी आपके आते हैं एनुअल ऑपरेटिंग चार्ज के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा आपका आता है, देखिए इसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है फैक्टर फॉर फिक्सिंग द टैरिफ। इसमें देखिए इसके अंतर्गत आपके आते हैं, देखिए टैरिफ निर्धारित के लिए निम्न कारकों पर विचार किया जाता है। टोटल एनुअल फिक्स चार्जेस, टोटल एनुअल रनिंग चार्जेस, मैक्सिमम डिमांड, उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा KWH, ठीक, विद्युत भार की प्रकृति, विद्युत भार की आपकी शक्ति गुणक, और आपका सातवां है क्या डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक, तो इन सभी के बारे में भी जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल टैरिफ, मतलब कि आपके एक अच्छे टैरिफ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक अच्छे टैरिफ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। टैरिफ सरल होना चाहिए, टैरिफ सस्ता होना चाहिए, टैरिफ उपभोक्ताओं द्वारा सहर्ष स्वीकार्य होना चाहिए। ठीक, चौथा आपका है टैरिफ से उपभोक्ताओं की प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मतलब कि टैरिफ से जो कि है यूजर्स को फ़ायदा होना चाहिए। टैरिफ उपभोक्ता तथा सप्लाई दोनों के समान रूप से लाभ प्रदान होना चाहिए। इसके बाद आपके आते हैं टाइप ऑफ टैरिफ, मतलब आपके टाइप मतलब कितने प्रकार के आपके टैरिफ होते हैं। पहला आपका होता है सिंपल रेट टैरिफ, इसके बारे में आप लोग जो कि नोट से पढ़ना। दूसरा आपका होता है फ्लैट रेट टैरिफ, और आपका इसके बाद तीसरा होता है फ्लैट डिमांड टैरिफ। चौथा आपका होता है स्टेप रेट टैरिफ। पाँचवा आपका होता है ब्लॉक रेट टैरिफ। ठीक, तो ये आपके क्या थे टैरिफ थे। इसके बाद आपका छठवां है टू पार्ट टैरिफ, और सातवां आपका है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। इसके बाद देखिए आपको पढ़ना है पावर फैक्टर, जो कि आपका थर्ड लेसन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर फैक्टर। ठीक, इसके बारे में जो कि आप लोग थोड़ा पढ़ सकते हैं। पावर फैक्टर को वैसे आप लोग ट्रांसमिशन में भी पढ़ चुके हैं, इसमें भी आप पढ़ लें। पावर फैक्टर क्या होता है, वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात होता है। इसे cos फाई से प्रदर्शित करते हैं, जहां फाई वोल्टेज एवं करंट के मध्य कोण है। ठीक, cos फाई बराबर क्या होता है, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। पावर फैक्टर बराबर आपका होता है VI cos फाई अपॉन VI। तो इसके बारे में हमने आपको ट्रांसमिशन में एकदम डिटेल से पढ़ाया था। ठीक, एकदम आपको डिटेल से जो कि है पढ़ा दिया था। इसके बाद देखिए हमको पढ़ना है लो पावर फैक्टर इन इंडस्ट्रियल। लो पावर फैक्टर इन इंडस्ट्रियल देखिए मोटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत भट्टी, आर्क लैंप, प्रतिदीप्त लैंप और आपका विसर्जन लैंप आदि उपकरण निम्न शक्ति गुणक पर कार्य करते हैं। दूसरा आपका है क्या मेंटेनेंस करने के बाद मोटर्स में स्टेटर एवं रोटर के मध्य गैप बढ़ जाता है। ठीक, बढ़ जाने के कारण आपका पावर फैक्टर लो पावर फैक्टर उत्पन्न होता है। तीसरा आपका क्या है डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर, मतलब लो पावर फैक्टर से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहला आपका है लाइन धारा का मान बढ़ जाता है, उपकरण की कीमत बढ़ जाती है, आपका कंडक्टर की कीमत बढ़ जाती है, सिस्टम की दक्षता में कमी आ जाती है। पांचवा आपका है रेगुलेशन भी बेकार हो जाता है, और छठवां आपका है क्या प्राइम मूवर का प्रारंभिक कीमत बढ़ जाती है। इसके बाद आपका देखिए इसके बाद आपके आते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट मेथड। आपके मतलब पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए उस प्रकार के आपके क्या क्या विधियाँ हैं। स्टैटिक कैपेसिटर के प्रयोग से, आपका साइक्रोनस कैपेसिटर के प्रयोग से, आपका फेस एडवांसर के प्रयोग से, और आपका कैपेसिटर बूस्टर के प्रयोग से। तो इस तरह से जो कि हम पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे
देखिए इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है मोटर का, ठीक। टाइप ऑफ मोटर आप पढ़ लीजिएगा, एसी मोटर, डीसी मोटर। सभी लोगों को पता है एक होता है आपका एसी मोटर, एक होता है डीसी मोटर। जो मोटर आपकी दो तरह की होती हैं। इसके बाद हम तीसरा देखिए यहाँ पर जानते हैं इंडक्शन मोटर में हानियाँ। इंडक्शन मोटर में लॉसेस या हानियाँ क्या क्या होती हैं? कॉपर लॉसेस, स्टेटर लॉसेस, आपका रोटर लॉसेस। चौथा आपका है बाइंडिंग एंड आपका फ्रिक्शन लॉसेस, और आपका पाँचवा है स्ट्रे लोड लॉसेस, ठीक। तो इन सभी के बारे में भी जो कि आपको पीडीएफ से ही पढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए जो कि आप लोग इसके बारे में पढ़ लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर, मतलब कि हम मोटर में कैसे ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत मोटर में निम्न विधि का उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है। विद्युत संचरण हानि को कम करके, विद्युत मोटर की हानि कम करके, संचरण प्रणाली में यांत्रिक हानि कम करके। इसके बाद चौथा आपका है एनर्जी इफिशियंसी मोटर का प्रयोग करके, हाई पावर फैक्टर को बनाकर, ठीक। इस तरह से हम जो कि है एनर्जी सेविंग कर सकते हैं मोटर में। इसके बाद आपको पढ़ना है लास्ट टॉपिक, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंस मोटर, ठीक। एफिशिएंस मोटर देखिए पहला आपका होता है मोटर साइज, दूसरा आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग स्पीड, किस स्पीड पर आप मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद जो कि इन सभी को भी आपको पीडीएफ से ही पढ़ना होगा। इसी के साथ हमारा जो कि है थर्ड लेसन जो कि है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक। इसके बाद अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं कि बाय मेजरिंग लाइन क्या होता है, ठीक। ये आपको अगले टॉपिक में हम पढ़ा देंगे। इसके बाद हमारा जो कि है 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारा जो कि है सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से देखें। आपका जो मेन पार्ट है वो केवल यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके पहले हमने आपको सारे डाउट क्लियर, सारे टॉपिक बता दिए हैं एक बार पढ़कर, ठीक। इसके बाद उन टॉपिक से आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी आपको सीखना ज़रूरी है, और यहाँ पर जो कि हम आपको ये बता देंगे, ठीक है। ऊर्जा आपकी देखिए, ऊर्जा सबसे पहले आप ऊर्जा के बारे में जानें, ठीक। ऊर्जा 3 प्रकार की होती हैं। पहले आपकी आती है प्राथमिक व द्वितीयक, दूसरी आपकी आती है वाणिज्यिक व अवाणिज्यिक, तीसरा आपका आता है नवीनीकरणीय और अनवीनीकरण। इन तीनों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या क्या होते हैं? कोयला, सौर ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन और ए और सी दोनों। तो देखिए आपका इसमें आंसर क्या है? कोयला और हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम संसाधन, मतलब कि ए और सी आपका ऑप्शन सही है। ए और सी आपका डी ऑप्शन सही है, ए और सी। कोयला और आपका हाइड्रोकार्बन मतलब कि पेट्रोलियम संसाधन, ये आपके कैसी होती हैं? अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। कोयले में कार्बन की मात्रा, देखिए यहाँ पर सभी साफ साफ एकदम लिखा हुआ है कि कोयले में उपस्थित कार्बन की मात्रा 4 भागों में बांटा गया है। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 27%, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 28 से 30%, बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 78 से 86, और आपके एथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 94 से 98%, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से आपका, वीडियो को जरा भी आप लोग स्किप ना करें। इसके बाद देखिए नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या क्या है। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या क्या है आपके? बायोमास, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, हाइड्रोजन ऊर्जा, आपका भूतापीय ऊर्जा और समुद्रीय ऊर्जा, ठीक। समुद्रीय ऊर्जा। इसके बाद आपका 5वां आता है कि निम्न में से वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। निम्न में से वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है आपके? बिजली, कोयला, समुद्री, ठीक, बिजली, कोयला, शुद्ध पेट्रोलियम और सभी। तो आपके ये ऑल जो कि है इसका आंसर होगा, सभी जो कि है आपके वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत होते हैं। इसके बाद आपका 6वां पॉइंट आता है कि प्रकृति में संग्रहित ऊर्जा स्रोत है। प्रकृति में संग्रहित ऊर्जा स्रोत आपके हैं प्राथमिक ऊर्जा स्रोत। क्या है? प्राथमिक ऊर्जा स्रोत। किस देश के पास वैश्विक कोयले का भंडार सबसे बड़ा है? ठीक, यूएसए के पास, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक, अमेरिका के पास जो कि है विश्व का, ठीक, विश्व का सबसे वैश्विक कोयला भंडार है, ठीक, वैश्विक कोयला भंडार है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयले का कौन करता है? तो वो करता है चीन, ठीक। उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है चीन, और वैश्विक भंडार किसके पास है? अमेरिका के पास है। इस चीज़ में आप लोग बहुत कंफ्यूज है, ठीक, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। वैश्विक भंडार है कोयले का यूएसए के पास, और कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन? चीन, ठीक। देखिए इसके बाद आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि विश्व के तेल भंडार के आखिरी समय तक रहने का अनुमान कितना है? आपका मतलब कि विश्व में आपके 45 वर्ष तक आपकी है जो कि है तेल भंडार, 45 वर्ष के बाद आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तेल भंडार, ठीक है, विश्व में। भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत है। भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत कितनी है? भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत है 1/29 1/29 1/29, ठीक।
10वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि दुनिया में कोयला और लिग्नाइट का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है, निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? आप लोग बताएंगे। निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है आपके कोयला, तेल, आपका गैस और लकड़ी। 12वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपका नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स कौन कौन से है? जलाने वाली लकड़ी, पशु का गोबर, किसी अपशिष्ट या सभी। तो आपका देखिए इसका आंसर आएगा क्या? सभी। आपके ये सभी क्या है? आपके नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स, अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। 13 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन कौन से हैं आपके? पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सभी और विद्युत और जल विद्युत। ठीक, तो ये सभी जो कि आपके क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है आपके। ठीक, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। आपके गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपके हैं कोयला, तेल, गैस, ये सभी आपके क्या है? गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयले के समस्त भंडार कितने सन तक खत्म हो जाएगा? कोयले का समस्त भंडार आपका 2250। ठीक, 2250 तक जो कि आपका कोयले का भंडार खत्म हो जाएगा। ठीक, 16 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि अप्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत के मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है कौन सा? अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा को हम अप्रत्यक्ष ऊर्जा के रूप में मानते हैं। ठीक, और देखिए इसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। आपका रिन्यूएबल एनर्जी और आपका अक्षय ऊर्जा हम किसको कहते हैं? नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को ही हम अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत विश्व की औसत का प्रतिशत। ठीक, विश्व औसत का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? आपका 20% है। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वायु प्रदूषण में निम्न में से किसका योगदान सबसे ज्यादा होता है? तो आपका कार्बन मोनोक्साइड। ठीक, कार्बन मोनोक्साइड का जो कि वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान होता है। 19 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक ऊर्जा में क्या जीवाश्म ईंधन की कुल कितनी प्रतिशत है? प्राकृतिक ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन कुल कितनी प्रतिशत है? 85%। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी नवीनीकरणीय अक्षय ऊर्जा दोनों एक ही है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक, आपका सौर ऊर्जा, पवन तेल, भूतापीय या कच्चा तेल। तो कच्चा तेल इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा स्रोत जो अटूट है उन्हें कहा जाता है अक्षय ऊर्जा, मतलब कि जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब काफी लंबे समय तक चलेंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत की बिजली के लिए वर्तमान की मांग कितनी है? वर्तमान की मांग में कमी है, कितनी कमी है? 14% की कमी है। 23 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि ग्रीन हाउस गैस में अन्य गैस कौन सी होती है? ग्रीन हाउस गैस में अन्य गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, आपका ओजोन और जलवाष्प, ये सभी जो कि है इसमें होते हैं ग्रीन हाउस गैस में। 24 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका 24 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत के क्षय होने का मुख्य कारण क्या है? दोनों, मतलब कि पराबैंगनी किरणें और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पराबैंगनी किरणें, ये दोनों से ही आपकी जो की है ओजोन परत क्षय हो रही है। अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषक हैं आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इन दोनों का योगदान है किसमें? अम्ल वर्षा में। 26 नंबर का क्वेश्चन 26 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इमारतों में दरार क्यों पड़ती है? आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। SO2 चूना पत्थर द्वारा अपशिष्ट होकर उसे जिप्सम में बदला जाता है, जिससे आपकी क्या होती है? आपकी इमारतों में दरार आ जाती है। ठीक, 27 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे बनाई जाती है? तो कोयले से बनाई जाती है, सभी लोगों को पता है। ठीक, भारत का दुनिया में कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है भारत का। ठीक है, चौथा स्थान है कोयला और लिग्नाइट उत्पादित करने में। 29 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल ऊर्जा खपत में तेल की हिस्सेदारी कितनी है? तो 36%। ठीक, 36% आपके तेल की हिस्सेदारी है। भारत में ऊर्जा की सबसे अधिक खपत किस क्षेत्र में होती है? आपका 49% होती है औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र में आपकी सबसे ज्यादा होती है। प्राकृतिक गैस किन गैस का मिश्रण होता है? प्राकृतिक गैस आपकी किन गैसों की मिश्रण होती है? मीथेन 50%, ईथेन 20% और आपका प्रोपेन। ठीक, प्रोपेन आपकी कितनी 10% और बाकी की अन्य गैसें होती हैं।
32 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन है आपका कोयला, जीवाश्म ईंधन आपका कोयला है। संयंत्र गुणक मतलब कि आपका प्लांट, आपका फैक्टर क्या होता है, प्लांट फैक्टर, पावर फैक्टर का सूत्र, ठीक, प्लांट फैक्टर सॉरी, ठीक। संयंत्र गुणक का सूत्र क्या होता है आपका, संयंत्र पर औसत भार AL अपॉन संयंत्र की निर्धारित क्षमता AC। 34 नंबर का क्वेश्चन आता है कि लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 28 से आपका 30% थी, 28 से 30%। आपको देखिए कार्बन की मात्रा सभी की याद करनी है, लिग्नाइट की, ठीक। आपको जितने भी 4 प्रकार के कोयले होते हैं सभी की कार्बन की मात्रा याद जरूर से करनी है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी में अंदर प्रवेश करने से कौन रोकता है, आपका ओजोन परत रोकती है। हानिकारक पराबैंगनी किरणें आपकी पृथ्वी के अंदर ना आने पाए, इनको जो की है आपकी कौन रोकती है, ओजोन परत जो की है रोकती है। इसके बाद 38 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ओजोन 38 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत क्षय होने के क्या कारण होते हैं, ठीक। क्या ओजोन परत अगर हमारी क्षय हो जाए तो उससे हमें क्या क्या बीमारियां या क्या क्या नुकसान होंगे, कैंसर जैसी नकारात्मक बीमारियां बढ़ जाती हैं अगर आपकी ओजोन परत क्षय हो जाए तो। 40 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से क्या होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। अगर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो कि बढ़ जाएगी तो हम लोगों को सांस लेने में जो कि दिक्कत या परेशानी होगी। 40 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस ईंधन में GCV और आपका NCV के बीच अंतर अधिकतम होता है। तो प्राकृतिक गैस के अंतर्गत निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है, क्या नहीं है, आपकी बिजली आपकी जो कि है प्रकृति द्वारा प्राप्त नहीं होती है, इसको मानव जो कि है बनाते हैं। 42 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सोलर ऊर्जा कुकर का तापमान कितना होता है, आपका 108 से 160 डिग्री सेल्सियस। इन सभी के बारे में आपको सोलर कुकर, सोलर जल हीटर, सोलर ड्रायर, इन सभी के बारे में आपको नोट से पढ़ना है, ठीक। हम आपको कल दे देंगे। 43 नंबर का आपका क्वेश्चन आना है कि सोलर जल हीटर के अंदर का तापमान कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक। भारत में लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा का उत्पादन कोयले से होता है, आपका 55%। कोयले का उत्पादन भारत में ज़्यादा होता है, कहाँ पर होता है, आपका देखिए आपको ये सारे ऑप्शन नहीं देगा, केवल आपको एक सही ऑप्शन देगा, बाकी के 3 गलत देगा। तो आपको ये सारे याद होना चाहिए, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, झारखंड। 46 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि देश में ऊर्जा की खपत में प्राकृतिक गैस की खपत कितनी प्रतिशत होती है, तो आपका 8.6%। 47 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जल शक्ति में विश्व की कुल विद्युत ऊर्जा में उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा जल शक्ति द्वारा उत्पादित है, तो आपका 25%। कितना, 25%। इसके बाद आपका आता है 48 नंबर का क्वेश्चन कि आपका निम्न में से नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से है, तो बायोगैस और आपका सौर ऊर्जा, ये आपके क्या है, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। शुद्ध पेट्रोलियम ऊर्जा है, शुद्ध पेट्रोलियम आपकी वाणिज्यिक ऊर्जा है, कैसी है, वाणिज्यिक ऊर्जा है। पशु का गोबर कैसी ऊर्जा स्रोत है, तो आपका अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है, आपका क्या, पशु का गोबर, आपका, ठीक। अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है क्या, आपका पशु का गोबर। तो देखिए इसी के साथ जो कि हमारा आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। और देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड और लेसन थर्ड, इन तीनों में आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको हमने क्लियर किया है। और उसी के बाद जो कि हमने फर्स्ट लेसन के 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के लिए जो कि इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। तो सभी लोग वीडियो को एक बार मिलकर लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोग जो कि ये वीडियो को बहुत ही कम शेयर करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी चीज़ का लाभ मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम लेसन 4, 5 और 6 कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ अगले वीडियो लेक्चर में हम 2 लेसन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और 100 MCQ टाइप क्लियर कर लेंगे, 100 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ लेंगे और आपके केवल 2 लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा भी बड़ा वीडियो लेक्चर कोशिश यही होती है कि आपका छोटे से छोटा वीडियो लेक्चर बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उसमें कवर की जा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।